नमस्कार दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर तो मुझे पहचान रहे होंगे। मेरा नाम है MP त्यागी और मेरे चैनल का नाम है एक्सपीरियंस स्पीक्स और मुझे 40 साल का कॉरपोरेट जगत का एक्सपीरियंस है। तो इसी इंट्रोडक्शन के साथ मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल आप में से काफ़ी लोग देख भी रहे होंगे कि कौन बनेगा करोड़पति, जिसे अमिताभ बच्चन जी कंडक्ट करते हैं। वो एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम टीवी में चल रहा है। इसी प्रोग्राम में पिछले 2 हफ्ते से एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम रखा उन्होंने KBC जूनियर। इसके अंदर कुछ सेलेक्टेड बच्चे से अमिताभ बच्चन जी उसी तरह से सवाल जवाब करते हैं जैसे बड़ों से करते हैं। तो इसमें देखने की बात यह है, और मैं काफ़ी हैरान हो गया देखकर कि जो बच्चों का लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है और जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है वो इतना हाई है कि ऐसा लगता है कि ये बच्चे अपनी माँ के पेट से ही मोबाइल चलाना सीख गए थे और आके इन्होंने इतना ज्ञान संभाल लिया है और सब कुछ कर रहे हैं। तो हैरानगी ज़रूर होती है, पर एक बात यह है कि फिर ये भी सोचने को हम बाध्य होते हैं कि हमारे बचपन में क्या इतना इंटेलिजेंस नहीं थी। ऐसा तो नहीं होगा, अवश्य ही उस समय भी इंटेलिजेंस इतनी ही होती होगी, पर वो इस तरह प्रदर्शित नहीं होती थी। वास्तव में बात क्या थी, जिसे जानने के लिए आई हैड टू डीप डाइव टू माय चाइल्डहुड डेज कि हम लोग उस समय ऐसे क्यों नहीं लगते थे। तो कारण उसका ये था कि हमारे टाइम में ज़्यादातर हम लोग आउटडोर पे कंसंट्रेट करते थे, यानी बाहर क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, कभी कभी गुल्ली डंडा भी खेलते थे, और इंडोर पे हमारा इतना वो नहीं था जो आजकल बच्चे मोबाइल, टीवी ये सब से ज़्यादा सीखते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि जीवन में ये कितने सफल होंगे और हम लोगों ने क्या किया, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इससे मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आते रहे, बहुत मेरे टर्निंग पॉइंट्स आए कैरियर में। तो मेरे जो आजकल यंग दोस्त हैं जिन्होंने कैरियर अभी शुरू किया है या कुछ थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, तो उनके बेनिफिट के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना कैरियर जो मैंने स्पेनिंग मोर देन 40 ईयर्स वो कैसे कैसे रहा और किस समय पे मैंने क्या डिसीजंस लिए, और आजकल के जो यंग लोग हैं वो क्या डिसीजन लेते। सो आई सजेस्ट देम दैट दे पुट देमसेल्व्स इन माय शूज़ एंड सी कि मैंने उस परिस्थितियों में जो डिसीजन लिया तो आज वो क्या लेते। तो दोस्तों, चलिए मैं अपने कैरियर का वर्णन शुरुआत करता हूँ। तो मेरा सबसे पहले मैंने IIT कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग में मुझे एडमिशन मिला था, लेकिन उसी समय मुझे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। एंड इन दोज डेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाज द मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। सो और मेरे फादर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते थे, इसलिए मैंने यहीं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ही एडमिशन ले लिया। और इन दिनों में IIT और इनमें इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं समझा जाता था। तो यहाँ से डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करने के बाद आई गॉट सेलेक्टेड इन द GET स्कीम ऑफ DCM, विच वॉज क्वाइट ए सॉट आफ्टर स्कीम एट दैट टाइम। तो वो मैंने की और मैंने पहले 6 साल DCM में काम किया, जिसमें मेंटेनेंस और बाकी प्रोजेक्ट्स सभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अलाइड काम थे। होता क्या है, जब आप कॉलेज से निकल के और इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको सब कुछ फ़र्क दिखता है, सब कुछ बड़ा बड़ा दिखता है, और जब आप अपने से ज़्यादा उम्र के लोगों को सुपरवाइज़ भी करते हैं, उनकी समस्याएं भी सुनते हैं, सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू टर्न इनटू ए मैन फ्रॉम ए बॉय। तो आप थोड़े मैच्योर्ड हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है।
तो इस तरह चलता रहा 6 साल तक. बट आफ्टर 6 years आई thought that my level of intelligence is slightly more than the type of job that I am doing. तो इस समय मैंने आकर ऐसा सोचा कि I should acquire some more formal qualifications, and accordingly I appeared for GATE exam of IIT Delhi, which I cleared, and I got selected into MTech in Industrial Engineering. तो यहाँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे जो बाकी साथी थे स्टूडेंट्स, वो अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर थे या आईआईटीज़ के टॉपर थे. तो मुझे लगा बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी. लेकिन एक फ़र्क था, क्योंकि मैं 6 साल नौकरी करके आया था और मुझे नौकरी की वैल्यू पता थी. सो माय लेवल ऑफ कमिटमेंट वाज फार हायर देन माय पीयर्स. तो उसका नतीजा ये हुआ कि मैंने आईआईटी में टॉप भी किया. खैर, टॉप करने के बाद आईआईटी ने मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस दिए कि आप, क्योंकि आईआईटी के जो प्लेसमेंट सिस्टम है काफ़ी अच्छा है, तो उन्होंने मुझे दिए, गवर्नमेंट के भी दिए, वैसे भी दिए. बट दे सजेस्टेड टू मी वन इंडस्ट्री वेयर दे सेड दैट योर प्रोफाइल इज़ completely suiting to the demand that they have raised on us. तो वो थी एक मोदी कॉन्टिनेंटल टायर की कंपनी, जो उस समय नई नई जर्मन्स ने इंस्टॉल की थी इंडिया में. और ये कंपनी जर्मन कोलैबोरेशन से थी, और उन्होंने ये आईआईटी को बोला था कि वी वांट ए वेरी क्वालिफाइड पर्सन बट हु हैज़ ऑल्सो सम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस. एंड इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस उसका ऐसा होना चाहिए which is not from a tire industry, probably thinking that his mind may be conditioned, and since industrial engineer has to work as a change agent, therefore that should not come in the way. Anyway, मैंने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, and this was the first Indian tire industry. Before that, all other tire industries in India were multinationals and they had their monopoly. So this company broke that monopoly and I started working. And in this company I stayed for 8 years, and I did all that what I had learnt in MTech in industrial engineering. मैंने सारे प्रोडक्शन नॉर्म्स डेवलप किए, पीस रेट सिस्टम्स डेवलप किए, मैन पावर प्लानिंग की, और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स किए, सब कुछ किया. तो इस तरह से ठीक चलता रहा, बहुत अच्छे तरीके से मेरा कैरियर चलता रहा. बट आई kept looking at other options. और फिर क्या हुआ कि एक दिन मुझे एक ऐड दिखाई दिया न्यूज़पेपर में, जिसमें था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, दे वांट ए हेड ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. तो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का उन दिनों में काफ़ी नाम था, काफ़ी नाम सुना था. मैंने सोचा मैं अप्लाई करता हूँ. मैंने अप्लाई किया एंड आई वॉज इंटरव्यूड एट 3 different प्लेटफॉर्म्स एंड दे सेलेक्टेड मी. मुझे सेलेक्ट करने के बाद मेरी मुलाकात मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और धीरू भाई अंबानी जी से हुई. और अनिल अंबानी जब मुझे धीरू भाई जी के पास ले गए तो उन्होंने बताया कि इन्होंने आईआईटी दिल्ली में टॉप किया है. तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, आपने अच्छा एक क्लास में टॉप किया है, बट यहाँ आपको काम ऐसे करना है कि आप पूरे देश में टॉप करें. तो ही वॉज सच ए बिग मोटिवेटर कि जब मैं उनके कमरे से बाहर निकल के आया तो मुझे लगा इन्होंने प्लांट की चाबी ही मेरे हाथ में दे दी है. खैर, इसके बाद मुझे प्लांट में जब ले गए तो अंबानीज़ ने एक और मुझे काम दिया कि प्लीज़ डेवलप ए सिस्टम फॉर अस विच इज़ ऑन आवर टेबल, एंड इफ़ वी सो विश द प्रॉफिट जनरेटेड बिटवीन 11 o'clock and 12 o'clock दैट सिस्टम शुड टेल अस. तो ये देख के मुझे आई सिंपली फर्स्ट फेल्ट फ्लैबरगास्टेड कि ये सिस्टम इतना आसान तो है नहीं. फिर भी उन्होंने कहा रिसोर्स इज़ नॉट ए कंस्ट्रेंट एंड वट एवर यू डू प्लीज़ डू इट. तो मैंने इसमें काफ़ी कंसल्टेंट्स की मदद ली, और उन दिनों में लैपटॉप और ये वाईफाई सिस्टम्स नहीं होते थे. फिर भी मैंने जो कुछ करके, ये तो डिटेलिंग का मैटर है, मैंने उनको वो सिस्टम डेवलप किया जिससे वो काफ़ी खुश हुए. उसके बाद भी मैंने रिलायंस में कई और काम किए जिनसे उन्हें काफ़ी संतुष्टि हुई. लाइक पातालगंगा प्लांट का
सारा स्टोरेज एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स मैंने डेवलप किए। खैर करते करते मुझे रिलायंस के अंदर 6 साल हो गए। 6 साल बाद मुझे एक बार फिर दोबारा फ़ोन आया मोदी रबर लिमिटेड का, और उन्होंने कहा वी आर गोइंग इन फॉर ए मेजर एक्सपेंशन प्रोग्राम एंड इट्स एन IDBI फंडेड 100 करोड़ प्रोजेक्ट। तो उन दिनों में 100 करोड़ भी काफ़ी बड़ी रकम होती थी। तो इसमें आप आके हमें मदद करें और हमें चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम करें, एंड दिस इज़ टू बी कंप्लीटेड इन 2 years टाइम विद इन द बजट। सो काफ़ी मैंने सोचा इस बारे में कि मैं रिलायंस जैसी कंपनी छोड़ के वहाँ वापस जाऊँ या ना जाऊँ। तो मैंने जब अंबानी से बात की तो दे गेव मी ए काउंटर ऑफ़र कि आप हमारे हेड ऑफिस में मॉनिटरिंग सेल में काम कीजिए, एंड जिसमें आपको सभी प्लांट्स की रिपोर्ट देनी होती होगी। तो जब मैंने इस पे विचार किया तो मुझे लगा कि मोदी रबर से जो मुझे ऑफ़र आ रहा है दैट्स ए वेरी क्लियर कट क्लियरली डिफाइंड job where I also have a challenge, and this is Reliance, the offer they are giving is only a promise। तो इसी उधेड़बुन में मैंने जो सोचा कि दिस एट दिस जंक्चर माई ओन ग्रोथ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द नेम ऑफ द कंपनी फॉर विच यू आर वर्किंग एट्सेट्रा। तो मैंने डिसीज़न ले लिया वापस में मोदी रबर में जाने का, और मैंने उस प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया एज चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, और पूरे शेड्यूल टाइम में और शेड्यूल कॉस्ट में फिनिश किया। सो इट वाज क्वाइट ए सेटिस्फाइंग अकम्पलिशमेंट। उसके बाद उन्होंने मुझे नॉन ट्रक टायर का हेड बना दिया, और जो मैंने 2 साल किया जिसमें काफ़ी अच्छा चला। फिर उन्होंने मुझे पूरे ट्रक टायर का और इस नॉन ट्रक का प्लांट का और एक ट्यूब भी प्लांट था, सबको मिला के मुझे हेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बना दिया। और उसके बाद अल्टीमेटली आई बिकेम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लांट ऑफ मोदी रबर। तो ये सिलसिला ठीक से चलता रहा और ईश्वर भी साथ देता रहा। बट वन फाइन मॉर्निंग होता क्या है कि राहु केतु कहीं भी आ जाते हैं कि पता भी नहीं चलता आदमी को। So one fine morning, not so fine morning, the plant stopped and close क्यों हुआ प्लांट, बंद क्यों हुआ? क्योंकि कुछ बोर्ड में कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे, कुछ बोर्ड बैटल की वजह से ये प्लांट बंद कर दिया, और इसको लेबर प्रॉब्लम का जैसा एक शेप दे दिया। पर लेबर प्रॉब्लम का क्या है कि जब शुरू हो जाती है तो वो वाकई में प्रॉब्लम हो ही जाती है। उसके बाद काफ़ी प्रयास किए गए और मैंने भी प्रयास किया इसे चलाने का, मगर ये प्लांट चल नहीं पाया। तो मैं बहुत देर तो नहीं रह सकता था, तो मुझे एक ऑफ़र आ गया इस बीच में, जो कि JP सीमेंट प्लांट मध्य प्रदेश में, दे गेव मी द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द प्लांट। So I left this and I joined that as vice president. This plant was also quite nicely running and an efficient plant. तो मुझे इसमें काम करना अच्छा लगा और मैं करने लगा। इसके बाद ये मोदी रबर का जो प्लांट बंद हुआ था, ये 7 साल बंद रहा। 7 साल के बाद उनकी कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई, एंड दे अगेन कॉन्टेक्टेड मी। दिस टाइम द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टली टेलीफोन मी दैट प्लीज़ कम एंड स्टार्ट दिस प्लांट। अब ये जो निर्णय था, ये तो मेरे पहले निर्णय से भी कई गुना भारी था। तो मुझे लगा कि अब एक अच्छी खासी नौकरी करते हुए मैं ये छोड़ के एक बंद प्लांट को चलाने का प्रयास करूं, चले नहीं चले बड़ा मुश्किल काम है। खैर, आई हैड फ्यू स्लीपलेस नाइट्स, बट देन आई डिड ए थॉरो शॉर्ट एनालिसिस फॉर दिस सिचुएशन, जिसमें मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स देखी, वीकनेसेस देखी। तो उसमें एक स्ट्रेंथ जो मुझे लगी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो ये है कि प्लांट में 1100 वर्कर्स, प्लांट की एक टाउनशिप थी उसी में रहते हैं, उन्होंने मकान खाली नहीं किए हैं, वो वहीं रहते हैं। और दूसरी ये थी कि मेरी अपनी जो इमेज और रैपट थी वर्कर से, वो भी काफ़ी हाई थी। विद दिस 2 स्ट्रेंथ्स एंड मैनी ऑफ द वीकनेसेस ऑफ लीगल टेंगल्स एट्सेट्रा, आई ultimately came to the conclusion that I should have that courage of conviction
और मुझे जाके ये कोशिश करनी चाहिए तो मैं सफल हो जाऊंगा। तो ऑब्वियसली आई लेफ्ट द जॉब ऑफ जोईपीस एंड केम बैक टू मोदी रबर, ऑब्वियसली एट ए मच हायर सैलरी। सो मोदी रबर में आके मैंने ये काम शुरू किया। प्लांट उस समय बंद था, तो मैंने बाहर एक ऑफिस खोला, उसमें वर्कर्स धीरे धीरे आने लगे। वर्कर्स ने मेरे से बात की, सब कुछ किया, और फिर एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट हुआ। और वो एग्रीमेंट 43 पेज का एग्रीमेंट था, जिसमें सब कुछ स्पेल्ट आउट था। एंड every page of that agreement was to be signed by each worker and by me and DLC, and we started doing this job at 8 o'clock in the morning and up to 2 o'clock in the night. All workers had signed that agreement. अगले दिन से प्लांट ठीक ठाक चालू हो गया, फिर इसे ओवरऑल किया गया और सब कुछ किया गया। फिर ये बात आई कि पहले मोदी कॉन्टिनेंटल हम टायर पे लिखते थे, तो अब कॉन्टिनेंटल से बगैर एग्रीमेंट ये नहीं हो सकता था। So we went to Germany to negotiate for the technical collaboration. They said this time we would like to have some equity participation. So the discussion started with 25% equity, then went to 50, then 51 किसकी और 50 किसकी हो, ये discussion चलता रहा। And I played also an instrumental role in this negotiation. But क्या हुआ कि बाद में उन्होंने को इंटरेस्ट ज़्यादा आ गया जर्मन्स को। दे ऑफर्ड कि हम पूरा प्लांट एक्वायर कर लेंगे एंड ड्यू कंपनसेशन फॉर दैट विल बी गिवन, एंड उसके बारे में बातचीत हुई। तो अल्टीमेटली दे एग्रीड टू एक्वायर द होल प्लांट विच वाज डन। सो एक्चुअली ये एग्जीक्यूट हो गया, और फिर प्लांट का नाम भी बदल दिया, कॉन्टिनेंटल इंडिया लिमिटेड के नाम से हो गया ये प्लांट। और फिर उन्होंने 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया इसमें, रेडियल टायर के लिए इक्विप किया फुल्ली, और अभी प्लांट ये चल रहा है विद दिस नेम कॉन्टिनेंटल इंडिया लिमिटेड। एंड आफ्टर द प्लांट वाज एक्वायर्ड आई स्पीयरहेडेड द ऑपरेशंस फॉर अनदर 2.5 years, एंड उसके बाद मैं यहाँ से रिटायर हुआ। लास्ट में मैं मोदी रबर कॉन्टिनेंटल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में भी इंडक्ट कर लिया गया था, एंड आई बिकेम वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सीए कॉन्टिनेंटल इंडिया लिमिटेड। इसके बाद मैं यहाँ से रिटायर हुआ। तो दोस्तों, ये मेरे जीवन की कहानी है। आपने देखा कितने मोड़ इसमें आए और मैंने कैसे कैसे डिसीज़न लिए। सो आप सोचिए, आप इस जगह होते तो क्या डिसीज़न लेते, एंड विद योर सुपीरियर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एज आई एज्यूम, तो आप डिसीजंस हो सकता है कुछ डिफरेंट लेते। तो यदि आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि आप क्या सोचते, मुझे अच्छा लगेगा। और यदि और भी कोई आपके व्यक्तिगत प्रश्न हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू। तो दोस्तों, अभी तक आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। ये वीडियो कंक्लूड करने से पहले मैं सोचता हूँ कि जीवन से मैंने जो भी कुछ सीखा उसके कुछ टिप्स आपको देकर जाऊँ। तो सबसे पहला टिप है मेरा कि डोंट बी कॉम्प्लेसेंट। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो जीवन में तो आप उस समय संतुष्ट ना हो जाएं, आगे की सोच जारी रखें। मेरा दूसरा टिप है कि नेवर मिस अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक ही बार दरवाजे पे दस्तक देती है और फिर चली जाती है, तो उसे मिस ना करें, आप उसे पकड़ के रखें। मेरा तीसरा जो टिप है वो है कि जो चैलेंजेस, जब कभी भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगी तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, उन्हें आप बिल्कुल स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें और उन पर काम करें। और मेरी इससे नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि यू डू, एक मैनेजमेंट की बहुत अच्छी टेक्निक है स्वॉट एनालिसिस, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो जब भी कभी आपको ऐसे निर्णय लेने के मोड़ आएंगे तब आप स्वॉट एनालिसिस करें और उसके जो कंक्लूजन हो उन पे निर्णय लें। नेक्स्ट टिप नंबर 5 है दैट टेक डिफ़िकल्ट डिसीजंस
कीपिंग इन माइंड द लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यानी कि जो आपके आगे की ग्रोथ है उसको ध्यान में रख के तभी आप वो निर्णय लें। जो नेक्स्ट टिप है नंबर 6, वो ये है कि यू शुड हैव पेशेंस टू लिसन टू प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। जब आपकी लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए आप पेशेंस रखेंगे तो आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट टिप है हैव करेज ऑफ कन्विक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगी तो आपको एक अंदर से एक कन्विक्शन होनी चाहिए कि आप सफल होंगे। और नेक्स्ट नंबर 8 टिप है कि नेवर रिग्रेट द पास्ट डिसीजंस। जी, जो भी आपने निर्णय ले लिए और जो भी कुछ उसका रिजल्ट आया उसको भूल जाइए, क्योंकि उसे रिग्रेट करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला। और नेक्स्ट टिप है कि यू शुड ऑलवेज हैव ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, तो उससे काफ़ी समस्याएं हल होती हैं। और मेरी जो लास्ट टिप है वो है कि लाइफ कम्स ओनली वंस एंड यू शुड देयरफॉर टेक इट वेरी पॉजिटिवली। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड यदि आप में से अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर कैरियर।